पीएम मोदी इन अमेरिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिवसीय अमेरिका दौरे के लिए आज नई दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना हो गए हैं। वो वहां पहले व्यक्तिगत रूप से क्वाड नेताओं के समिट में भाग लेंगे, द्विपक्षीय बैठकें करेंगे और संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। 23 सितंबर को पीएम मोदी अमेरिका पहुंचेंगे और 24 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से वाशिंगटन में मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता में कट्टरपंथ और आतंकवाद के अलावा अन्य बड़े क्षेत्रीय मुद्दों से निपटने के तरीकों पर चर्चा होने की उम्मीद है। अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। अमेरिका के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, 22 से 25 सितंबर के बीच अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान मैं राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीति साझेदारी की समीक्षा करूंगा। साथ ही पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करूंगा। राष्ट्रपति बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के पीएम योशिहिदे सुगा के साथ पहले व्यक्तिगत रूप से क्वाड नेताओं की समिट में भाग लूंगा और शिखर सम्मेलन हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण के आधार पर भविष्य के लिए प्राथमिकताओं की पहचान करने का अवसर भी प्रदान करता है। आपको बता दें कि अमेरिकी नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने के अलावा प्रधानमंत्री वाशिंगटन में 24 सितंबर को क्वाड सम्मेलन में भी भागीदारी करेंगे, जिसमें समकालीन वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर व्यापक रूप से चर्चा की जाएगी। वाशिंगटन में अपनी बैठकों के बाद मोदी 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में शरीक होने के लिए न्यूयॉर्क की यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री के न्यूयॉर्क में 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय आम बहस को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। व्हाइट हाउस ने अपने बयान में कहा है कि 24 सितंबर को होने वाली पहली द्विपक्षीय बैठक से दोनों देशों के बीच संबंध को और मजबूती मिलेगी और क्वाड समूहों को नई गति देने की मदद मिलेगी। उसी दिन बाद में बाइडेन, मोदी जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ व्हाइट हाउस में पहली बार प्रत्यक्ष तौर पर क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। 5 दिवसीय उनका अमेरिका दौरा है, जहां पर आज वो नई दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना हो चुके हैं अमेरिका के लिए। आज वो रवाना हुए हैं और 23 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि अमेरिका में उनका जो कार्यक्रम है वो कई कार्यक्रम है, लेकिन सबसे बड़ा जो कार्यक्रम द्विपक्षीय वार्ता, उसमें कट्टरपंथ और आतंकवाद के अलावा कई बड़े क्षेत्रीय मुद्दों से निपटने के तरीकों पर चर्चा की उम्मीद है। अफगानिस्तान का घटनाक्रम और तालिबान पर भी यहाँ पर, इसी के साथ कट्टरपंथ पर पूरे तरीके से वार्ता हो सकती है। अमेरिका की नीतियों के खिलाफ देखना होगा कि भारत किस तरीके से अपने विचार प्रकट करता है, क्योंकि अमेरिका दोहरा रवैया जो तालिबान के मुद्दे पर अपनाती नजर आई, उसमें अब भारत की क्या कुछ रुख होगा ये भी देखना अहम होगा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के नेतृत्व के लिए गए हैं अमेरिका में और 5 दिवसीय उनका ये अमेरिका दौरा है। वहां पहले व्यक्तिगत रूप से क्वाड नेताओं की समिट में भाग लेंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे और संयुक्त राष्ट्र महासभा को इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे। आज सुबह 11 बजे वो दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना हुए थे और 23 तारीख को वो अमेरिका पहुंचेंगे। 24 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से वाशिंगटन में मुलाकात करेंगे और दोनों नेताओं के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता कट्टरपंथ और आतंकवाद के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी। ये दोनों मुद्दे सबसे अहम इस द्विपक्षीय वार्ता में रहने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका ने जैसे ही अफगानिस्तान से अपने सैनिक हटाए, उसके बाद तालिबान ने वहां पर राज किया, कब्जा किया और उसके बाद जिस तरीके की स्थितियां बनी है, और अभी खबरें ये भी सामने आ रही थी कि तालिबान के कब्जे के बाद ड्रग माफिया लगातार सक्रिय हो गए हैं और ड्रग्स की तस्करी और ज्यादा बढ़ गई है। ये तालिबान में अफगानिस्तान में जो तालिबान की हरकतें या फिर यूं कहीं की कारगुजारियां हैं, उसके बावजूद हुआ, जिसके बाद अब इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जाए इस पर वाद विवाद होगा, विचार होगा और अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर भी चर्चा होने की संभावना पूर्ण रूप से जताई जा रही है। द्विपक्षीय वार्ता में ये तमाम चीज़ें, इन पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र
नरेंद्र मोदी इन अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। 23 तारीख को वो पहुंचेंगे। आज वो नई दिल्ली से रवाना हो गए हैं एयरपोर्ट से, और अब किस तरीके से वहां पर आतंकवाद और कट्टरपंथ के लिए वार्ता होगी उनसे, ये तमाम चीजें देखने के लिए होंगी। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। विपिन सिंह जी हमारे साथ बतौर पॉलिटिकल एक्सपर्ट मौजूद है, बहुत स्वागत है सर आगा। और इसी के साथ ललन सिंह जी हमारे साथ बतौर रक्षा विशेषज्ञ मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले ललन जी आप ही के पास आना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो 5 दिवसीय उनका दौरा है उस पर जाने के लिए कल से ही हम इस पर बात कर रहे हैं लगातार, और अब वो रवाना भी हो गए हैं दिल्ली से। आप किस तरीके से उनके इस दौरे को अहम मान रहे हैं? देखिए, ये रिश्तों की नई इबारत जिसको बोलते हैं उर्दू में, वो बाइडेन साहब और अपने मोदी साहब के मिलने पे प्रारंभ हो जाएगा, जिसकी शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री जी ऑलरेडी यहाँ से भारत से चल चुके हैं। और शुक्रवार को वो दिन ऐसा होगा जो बाइडेन साहब इनकी मेजबानी करेंगे, और मेजबानी के बाद क्वाड का भी मेजबानी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये दुनिया का सुपर पावर और हमारे प्रधानमंत्री का जो पहली बार मिलाप होगा। हालांकि इससे पहले 20 अप्रैल तक कई बार इनसे बातचीत टेलीफोन में हो चुकी है, लेकिन जो अभी अफगानिस्तान का माहौल है और दुनिया आतंकवाद से घिरा हुआ है, और हर देश अपने स्वार्थ के मार्ग में अपने आप को मौन धारण किया हुआ है। यूनाइटेड नेशन कोशिश कर रहा है, लेकिन जिसको कहा जा सकता है कि पूरी एक्टिव तौर पे अभी तक तालिबान और आतंकवाद को मुक्त करने का कोई हमें ऐसी माहौल नजर नहीं आ रही है जिसको हम ये कह सकते हो कि दुनिया में एक माहौल शांति और सुरक्षा की बन सकती है। तो मैं ये मान के चलता हूं आपके माध्यम से कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो फ्राइडे को बाइडेन साहब के साथ बातचीत करेंगे, क्वाड देशों की जो मेजबानी में वहां पे चर्चा करेंगे, और उसके बाद यूनाइटेड नेशन में जो अपना संदेश देंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाइडेन साहब ने जो यूनाइटेड नेशन में अपना पहला भाषण दिया है, उसमें उन्होंने 2 बातें बड़ी साफ कही है कि हम आतंकवाद को लगातार प्रहार करते रहेंगे, और हम नहीं चाहते हैं कि दुनिया में शीत युद्ध चलता रहे। ठीक है, दोनों बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसका क्या परिणाम होगा ये हम अभी भविष्य में देखेंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जोश और खरोश के साथ अपने विदेश पूरी प्रतिनिधि मंडल के साथ निकल चुके हैं, जिस पूरा देश और दुनिया इसकी उम्मीद कर रहा है कि बेहतर परिणाम इसमें हमें मिलेगा। ठीक है ललन जी, मैं लौटूंगी आपके पास। विपिन जी आपके पास आना चाहूंगी। जो तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं यहाँ पर, क्वाड जो देश है उनकी मेज़बानी भी करेंगे, और शिखर सम्मेलन में भी मेज़बानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। आप किस तरीके से इन चीज़ों को अहम मानते हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि तालिबान ने अब ये जो बैठकें होने जा रही है, इसी में तालिबान ने भी वार्ता रखने के लिए, अपनी बातचीत करने के लिए एक पेशकश की है और इजाज़त मांगी है तालिबान ने भी। विपिन जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। ललन जी मैं आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी जी, यही सवाल के साथ कि जिस तरीके से तालिबान ने अब इस ये जो अहम बैठकें होने जा रही है, उसमें तालिबान ने कहा है कि उन्हें भी बोलने की इजाजत दी जाए। बहुत सही आपने कहा। शाहीन को यूनाइटेड नेशन में उन्होंने जो उनका पुराना प्रवक्ता है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्क्वाड के बातचीत में आतंकवाद और अफगानिस्तान और जलवायु परिवर्तन हमारी जो खास चर्चा है उसके ऊपर एजेंडा है। और सबसे बड़ी चीज जो 1.5-2 सालों से पूरी दुनिया कोविड के त्रासदी से ग्रस्त है, उसके बारे में भी बेहतर सामंजस्य, और दुनिया को खास करके 34 ऐसे देशों को जो गरीब देश माने जाते हैं उनको बेहतर ढंग से उनकी ख्याल करने की चर्चा भी इसके स्क्वाड में होगी। तो मैं आपको यकीनन बता सकता हूँ कि 4 दिन का जो अमेरिका दौरा हमारे प्रधानमंत्री जी का है, इस एजेंडे जो हम लोगों ने सुना है और अभी मिलेगा, उसमें बहुत बेहतर परिणाम होगा, और इसकी हम उम्मीद भी करते हैं। लेकिन इसमें सार्थकता रहे, और अफगानिस्तान अगर ये बोलता है कि हम आपके साथ संवाद करना चाहते हैं, तो आज के जमाने में संवाद की आवश्यकता है। लेकिन इनके ऊपर नियंत्रण, और इनके जो समर्थक जो पिट्ठू हैं, जो इनको भड़काते रहते हैं और माहौल को गर्म करते रहते हैं, इनके ऊपर भी एक नियंत्रण और ताकत बनाए रखना हर देश को जरूरत है।
ठीक है ललन जी, मैं लौटूंगी आपके पास। विपिन जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। विपिन जी, आप ही के पास सीधे आना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर हैं, 5 दिन से उनका अमेरिका दौरा रहने वाला है। इस दौरे को आप किस तरीके से अहम मान रहे हैं, और साथ ही साथ मैं आपसे जानना ये चाहूंगी कि तालिबान ने अब जो बैठकें होने जा रही है उसमें इजाजत मांगी है कि उन्हें भी बोलने दिया जाए, इस चीज को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखा वैश्विक महामारी से कैसे पूरा विश्व जूझ रहा, सदी की सबसे बड़ी महामारी थी, तो उसके बाद ये बैठक और 5 दिवसीय का दौरा प्रधानमंत्री का बहुत अहमियत रखता है। पहले भी प्रधानमंत्री अमेरिका गए, लेकिन अब जो इस दौरे के मायने हैं वो अलग है। और यहाँ पर हमने देखा कि कैसे हिंदुस्तान, जब हम लोग 130 करोड़ देशवासी हैं, कि हम लोगों ने कैसे निपटा इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से। और अभी भी जो टीकाकरण अभियान चल रहा है वो अपने आप में उसने बड़े मुकाम हासिल करे हैं, और इसको आप नकार नहीं सकते। पहले हम बात बोलते थे कि हम 1 करोड़ का टारगेट बनाएं, 1 करोड़ का टारगेट भी हमने पूरा करा एक दिन में जब टीकाकरण का अभियान हुआ। तो यहाँ पर चुनौतियों का भरमार था। और अभी जैसे आजादी दिवस पर हम लोगों ने, प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से 2 बातें बिल्कुल साफ कर दी। उन्होंने बोला सबसे बड़ी चुनौती जो है विस्तारवाद और आतंकवाद, और साथ में कट्टरपंथ। क्योंकि जो जैदचंद यहाँ पर बैठे हैं, जो खाते यहाँ का है, गीत बाहर के गाते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान को भी आप वार्ता में शामिल करें, उसके बाद चीन के गुणगान करते हैं, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि क्या मानसिकता है। यहाँ पर वक्त है, जो गलत है तो वो गलत है, उसकी निंदा होनी चाहिए, और एक स्वर में स्वर मिलाना चाहिए कि जब जो तालिबानियों का साथ देगा, समर्थन देगा, उनकी मानसिकता को समर्थन देगा, तो वो अपने आप दर्शाता है कि उनकी खुद की मानसिकता क्या है। जो महिलाओं के प्रति जो विचारधारा रखते हैं तालिबानी, और जो दृश्य देखने को मिले कि कैसे विमान के साथ लटकते हुए लोग अपने जान बचाने के लिए किसी तरह से अफगानिस्तान छोड़ना चाहते थे, क्या उसके बाद भी कुछ कहना बाकी है? ये अब वक्त आ गया कि प्रधानमंत्री खुल के, बिल्कुल डट के अपना पक्ष रखें। वहां पर जब उनको मौका मिलेगा, क्वाड के जितने देश हैं, जो ऑस्ट्रेलिया, जापान और राष्ट्रपति बाइडेन, उसके सामने हिंदुस्तान का पक्ष रखें। उसके बाद जो यूनाइटेड नेशन, जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा है, वहां पर जाकर बिल्कुल विचार रखें और बिल्कुल पानी का पानी कर दें। कैसे, मैं एक बात बोलना चाहूंगा, कोरोना काल में जब थोड़े समय के लिए स्थगित करना पड़ा LAC पर, कि जो संयुक्त गश्त होती है, जो ITBP और हिंदुस्तानी सेना लगाती है, वहां पर भी चीन पास नहीं आया। ये दुश्मन देखिए, इसके मंसूबे कितने नापाक थे, वहां पर भी उसने अतिक्रमण शुरू कर दिया। ये भूल गया कि ये नया हिंदुस्तान है, उसने वो दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए पूरा सक्षम है, और हमने दुश्मन को पीछे खदेड़ दिया। अब वक्त आ गया है कि अपने दुश्मनों को बिल्कुल, ये इससे बड़ा मंच कोई नहीं हो सकता यहाँ पर। और 5 दिवसीय दौरे में यही हम अपेक्षा करते हैं कि हिंदुस्तान का जो पक्ष है वो बिल्कुल बढ़ चढ़कर दमखम से प्रधानमंत्री रखेंगे, जैसे वो पहले रखते आए हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी विपिन जी आपके पास एक बार फिर से। चर्चा की अब शुरुआत कर लेते हैं, आप दोनों का स्टार्टिंग कमेंट हो चुका है। ललन जी, आपके पास आना चाहूंगी। ITBP की बात विपिन जी कर रहे थे, उस बात पर भी आपसे आपका जवाब चाहूंगी, आपकी प्रतिक्रिया। और इसी के साथ जिस तरीके से अभी हमने देखा, खबर सामने आई कि तालिबान ने जैसे ही अफगानिस्तान पर कब्जा किया, उसके बाद जो ड्रग्स माफिया हैं वो ज्यादा सक्रिय हुए हैं, और ड्रग्स की जो कह सकते हैं कि बढ़ोतरी और ज्यादा हुई है, और ड्रग्स ज्यादा बिकने लगे हैं। देखिए, बहुत साफ है, बिना ड्रग्स का अफगानिस्तान के पास वो वजूद ही नहीं है कि वो अपने आप को सरवाइव कर ले, क्योंकि वो आज काफी लंबे समय से इस ड्रग को 80% दुनिया को मुहैया कराता था। मानता हूँ इसमें दुनिया ने उसके ऊपर कुछ नाकेबंदी भी की थी, कुछ आर्थिक उनके ऊपर दबाव भी बनाए थे, और हमारे भारत के जैसे देश ने उनको बहुत निवेश करके अच्छे रास्ते पे लाने की कोशिश भी की थी। लेकिन जो उनका जड़ था, वो 80% जो दुनिया को ड्रग्स मुहैया होते हैं वो अफगानिस्तान के तरफ से होते हैं। तालिबान ने दिखाने के लिए, दुनिया को बताने के लिए कि हम अपने आप को बदलाव ला रहे हैं, हम अपने ड्रग्स को एकदम पूरी तौर पे बंद कर देंगे। लेकिन सच्चाई ये है, आपने देखा 4 दिन पहले जो गुजरात के अंदर पोरबंदर में बहुत बड़ा 24 करोड़ का हेरोइन पकड़ा गया। पता चला तो लंका की तरफ जा रहा था, लेकिन उसे इंस्ट्रक्शन मिला कि भारत के अंदर ही उसको उतार के और यही डिलीवरी कर दिया जाए। कहने का मतलब ये ड्रग्स जो है, आप देखिए पाकिस्तान लगातार पंजाब के सीमावर्ती और रण ऑफ कच्छ भुज के इलाके में अपने प्लेन वे से
लोगों के बीच में पहुंचाना चाहता है। उसका कारण क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा मुस्कान जी। जो ड्रग्स है वो एक तरीका है लोगों को कमजोर बनाने का, उसके आधार को तोड़ने का, वजूद को एकदम मानसिक रूप से विक्षिप्त करने का, और उसके बाद वो अपनी आतंकवाद का अपना एक्शन अपने स्लीपर सेल के माध्यम से वो करना चाहता है। तो ये जो ड्रग्स है वो बहुत बड़ा एक आफत है, और भारत के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो हमारे मोदी साहब हैं वो वाशिंगटन सवेरे 3:30 बजे पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले कई चीजें हमारे सामने नजर आ रही हैं। वो अपने निवेश के लिए, अपने देश के लिए कई बड़ी बड़ी कंपनियों से भी मिलने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन को भी वो अपने आर्थिक माहौल को भी ताकतवर बनाने का वो उपाय ढूंढ रहे हैं। इन सभी चीजों को देखते हुए लेकिन सबसे बड़ी स्थिति ये है कि तालिबान को अगर हम नियंत्रण में अपने ताकत, अपने कूटनीतिक और राजनीतिक से कर लेते हैं तो एक सबसे बड़ी फायदा पाकिस्तान को सह नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के बारे में तालिबान में शुरू हो चुका है कि आप हमारे को दबाव मत बनाओ, हमें मास्टर मत बनो। ये सब चीजें अब धीरे धीरे तालिबान बोलना शुरू कर दिया है, और यही समय है कि पाकिस्तान को दबाया जाए कि आप और तुर्की एक खलीफा बनने की कोशिश मत करो, धर्म के नाम पे उन्माद मत बनाओ और माहौल को, पूरी दुनिया को आफत में मत डालो। लेकिन मान के चलिए कि भारत अस्थायी सदस्य है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, लेकिन वो बहुत दम और ताकतवर देश है, और इस चीज को पूरी दुनिया समझ गई है, चाहे एससीओ हो, ब्रिक्स हो, और अब क्वाड में। और क्वाड का मतलब है कि रसा अमेरिका अगर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हमको ये देख रहे हैं कि इसकी क्या ताकत है, और चीन जो समुद्री एरिया के अंदर एकदम दबाव में रखने के लिए क्वाड का जो हमारा एक्सरसाइज और साथ है जो एजेंडे हैं वो बहुत अच्छे हैं। और ये भी एक प्लानिंग हुई है कि और देशों को जो हमारे नीति सिद्धांत को अच्छा समझते हैं उनको अपने साथ लिया जाए, और दुनिया में अपनी ताकत से लोगों का और लोकतंत्र का माहौल अच्छा बनाया जाए। लोकतंत्र का माहौल बनाना जरूरी भी है। विपिन जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, बहुत अहम बात लल्लन जी ने कही, उसमें सबसे अहम बात एक रही कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अमेरिका में जब प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो कट्टरपंथ और तालिबान के खिलाफ बातचीत जरूर होनी चाहिए, और खुद प्रधानमंत्री जो गए हैं वहां पर वो खुद इस पर बातचीत करेंगे भी, वो पहले बोल कर गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि आतंकवाद को बढ़ावा कौन दे रहा है, हम सब देख रहे हैं, चाहे वो फिर चाइना हो या फिर पाकिस्तान हो या फिर तालिबान, और इसी के साथ कई और देश भी अब शामिल हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए खुद प्रधानमंत्री गए हैं वहां पर, अमेरिका की नीतियों के खिलाफ भी कहीं ना कहीं क्या सवाल उठाए जा सकते हैं? क्योंकि आपने देखिए अपने आप ही आपका जो सवाल है वो उत्तर भी दे रहा है, क्योंकि कारण यह है कि अमेरिका की कूटनीति भी बड़ी दिलचस्प रही है। और वो क्योंकि आप देखते थे कि पहले कहा जाता था कि डोनाल्ड ट्रंप बड़े ताकतवर नेता हैं, लेकिन उनकी भी नीतियों में बड़ी खामियां थी। वो कहते थे कि वो तो कट्टरपंथ और आतंकवाद के बिल्कुल सख्त खिलाफ है। जो बाइडेन को उनके मुकाबले बहुत कमजोर माना जाता है। और अभी भी जब देखा कि 20 साल के जंग के बाद इतने वर्षों से अमेरिका सेना वहां पर अफगानिस्तान में डटी रही, उसके बाद क्या हुआ, घूम फिर के फिर उनको वापस रुख अपने देश की तरफ करना पड़ा, और उससे क्या हासिल हुआ, यही आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पे सारे मुल्क पूछ रहे हैं कि अमेरिका ने हासिल किया तो क्या किया। और पहले और किसी को भी देखिए, इससे निष्कर्ष ये निकलता है किसी भी मुल्क को आप कभी भी कम नहीं हाथ सकते। अफगानिस्तान भले ही छोटा मुल्क हो, उसकी अहमियत अंतर्राष्ट्रीय पटल पे कम हो, लेकिन आप देखें कि क्या रूस का क्या हाल हुआ, यूएसएसआर हुआ करता था, कैसे वो बिखर गया अपने आप में, उसकी अर्थव्यवस्था कैसे पटरी से बिखर गई। उसके बाद अमेरिका का हाल देखिए, कोई ना कोई तो कारण रहा होगा कि अमेरिका का क्या कारण है कि अमेरिका मजबूर हो गई कि यहाँ पर अपना भी उन्होंने मजाक उड़वाया पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे। लोग पूछते हैं आज कि क्या कारण है कि यहाँ पर अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुला लिया, और उसके बाद आज तालिबान ने फिर सत्ता पे काबिज हो गए हैं, और उसके बाद आतंक उनका फैला हुआ। यहाँ पर लोग अपनी जान के लिए गुहार लगा रहे हैं यहाँ पर, और जो दृश्य देखने वाले हैं वो विचलित करने वाले हैं, और अभी तो और बद से बदतर होने वाले हैं हाल वहां पर अफगानिस्तान में। लेकिन बहरहाल मुद्दा यह है कि जो भी मुल्क आतंकवाद को शह देता है या आग में घी डालने का काम करता है तो उसका भी अंत में अंजाम ऐसा ही होता है। चीन और पाकिस्तान तो आपके सामने खुद ही पता है
कि क्या, और जो चीन जो दुहाई देता है कि यार हिंदुस्तान को आईना दिखाने का काम करता है कि देखिए यहाँ पर अल्पसंख्यक महफूज नहीं है हिंदुस्तान में, तो पहले तो अपने गिरेबान में झांक के देखे वहां पर उन्होंने उगर मुसलमानों का क्या हाल कर रखा है, और हांगकांग में क्या हो रखा है वहां पर, कि कैसे वो जो लोग वहां पर अपनी जान के लिए मांगते हैं, भीख मांगते हैं वहां पर। तो यहाँ पर वक्त आ गया है कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पटल पे आपको जब मौका मिलता है किसी भी देश के प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री जब खुद नेतृत्व कर रहे हैं, यहाँ पर बागडोर उनके हाथ में है, यहाँ पर खुल के बात करें। और डिप्लोमेसी अलग बात होती है कि यहाँ पर, और क्योंकि उनको मौका मिलेगा, क्वाड के जितने नेता हैं वरिष्ठ उनके साथ बात करेंगे, और उसके साथ साथ जो उनके व्यावसायिक जो बड़े वहां के सीईओज आएंगे उनके साथ उनको मौका मिलेगा कि कैसे जो हिंदुस्तान की जो एक महत्वाकांक्षी योजना है मेक इन इंडिया, उसको कैसे और मजबूत करा जाए, बल मिला जाए। क्योंकि यहाँ पर आपने अर्थव्यवस्था को भी पटरी पे लेके आना है। कोरोना के बाद पहले हमने देखा अमेरिका और चीन की जो ट्रेड वॉर थी, उसने कैसे पूरे विश्व की इकोनॉमी को कैसे उसने ग्रस्त करा, और उसके बाद अब जब वक्त आ गया है, कोरोना से हमने जूझ लिया, अब हम दोबारा जिंदगी पटरी पे आ रही है। यहाँ पर अब जीएसटी के कलेक्शंस भी आप देखें तो उससे काफी राहत की सांस मिलती है, एक नई उम्मीद की किरण बनी है। अब वक्त आ गया है कि हमें ये समझ आना चाहिए कि रणनीति में बदलाव लाने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर वक्त आ गया है कि हम दुश्मन को उसकी जुबान में उत्तर दें, क्योंकि यहाँ रणनीति में भी और कूटनीति में भी बदलाव लाने की कहीं ना कहीं आवश्यकता विपिन जी है। देखिए, शुरुआत में आपने एक बात कही जो बेहद अहमियत अपने आप में रखती है कि अमेरिका की कूटनीतियों के खिलाफ भारत को आवाज उठानी पड़ेगी, और लगातार भारत अमेरिका की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाता भी है। अब सबसे बड़ी बात है कि आतंकवाद की जड़ कौन है, यही मैंने सवाल किया था, और इसमें आपने जैसे सवाल में जवाब दिया वो यही, उससे जवाब यही निकल कर आता है कि अमेरिका खुद आतंकवाद फैलाता है कहीं ना कहीं। ऑपरेशन साइक्लोन की अगर बात करें तो वहां पर मुजाहिदों को जिस तरीके से सोवियत संघ से लड़ने के लिए उन्होंने हथियार मुहैया कराए थे, तो खुद आतंकवाद तो अमेरिका फैला रहा है, और दोहरा रवैया तालिबान के समय में भी हमने देख लिया। इसी में बोलना चाहूंगा मुस्कान जी कि अमेरिका की कूटनीति देखिए आप, कि पहले जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से वो मिलते थे तो अलग उनके राग अलापते थे, उसके बाद जब पाकिस्तान जाते थे या पाकिस्तान के वजीर आजम अमेरिका जाते थे वहां पर उनके स्वर में स्वर मिलाते थे। तो ये कूटनीति है, जबकि भली भांति अमेरिका के राष्ट्रपति को या अमेरिका वालों को पता है कि पाकिस्तान ने हमेशा शह दी है आतंकवाद को, और वहीं से पनपा है ये सारा जो आतंकवाद है, और कितनी संस्थाएं हैं यहाँ पर, उसके बावजूद भी ये लोग उनको इकोनॉमिक एड देते थे, कैसे उनको मजबूत करा। तो ये अपने आप में समझ आ गया है, और देखिए ये किसी से छुपा नहीं है। और ये कोरोना का भी जो ये संक्रमण है, जो वायरस है, जो वुहान शहर से निकला था, अब प्रधानमंत्री को ये अपेक्षा करी जाएगी, उम्मीद करी जाएगी कि प्रधानमंत्री डट कर हिंदुस्तान का पक्ष रखे और बाकी इसको बल दे इस बात को कि ये जो गैर रासायनिक युद्ध था, क्योंकि आप बड़ी बातें करते हैं, जिंजियांग मंच से यहाँ पर बोलते हैं कि नहीं देखिए हमने कोरोना से जूझना है, बड़ी बातें, क्या ये दुनिया से छुपा है? ये उनका षड्यंत्र, ये पर्दाफाश करने का वक्त है कि अगर उनकी लापरवाही भी थी कि ये वुहान शहर से निकला है उनका वायरस, तब भी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं यहाँ पर कि लाशों के अंबार लग गए पूरे विश्व में। कौन सा मुल्क बचा इस कोरोना वायरस से? शमशान घाटे, कब्रिस्तानों में लंबी कतारें थी, किसने अपने परिजनों को नहीं खोया? जब दूसरी ये जो लहर नहीं थी इस वर्ष 2021 में कोरोना सुनामी बन के आई, उसके बाद यहाँ पर चीन मजे में बैठा हुआ है, एक तरफ अतिक्रमण, दूसरी तरफ कोरोना का संक्रमण। तो ये वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान को जब मौका मिला है, ये स्वर्णिम मौका है, एक सुनहरा मौका है, यहाँ पर उसका भरपूर तरीके से फायदा उठाना चाहिए हिंदुस्तान को और अपना पक्ष आगे रखना चाहिए। बिल्कुल, ये तो देखना होगा कि प्रधानमंत्री किस तरीके से पक्ष रखते हैं। हालांकि बहुत बेहतरीन तरीके से वो भारत को प्रतिवादित करते आए हैं तमाम देशों के विश्व पटल पर, लेकिन अब देखना होगा कि आज कट्टरपंथ, आतंकवाद और सबसे अहम तालिबान के मुद्दे पर किस तरीके से वो बात करते नजर आएंगे। ललन जी, आपके पास आना चाहूंगी। अभी देखिए 25 तारीख को सार्क देशों की एक मीटिंग होने वाली थी, उसमें तालिबान ने जब कहा शामिल तालिबान को नहीं किया गया था, तमाम देश जो है वो नाराजगी जता रहे थे तालिबान को शामिल करने के, अफगानिस्तान को शामिल करने के लिए, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने वहां पर एक अड़ियल रवैया अपनाया और अफगानिस्तान को शामिल करने की बात रखी, उसी के साथ अब इसी से अगर जोड़कर देखें तो आज भी जो कल बैठक होने जा रही है, अभी जो 5 दिवसीय दौरे पर गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस दौरान तमाम जो बैठकें होंगी उसमें भी तालिबान ने कहा है कि हमें बातचीत करने का मौका दे। वो बैठक जो सार्क देशों की थी वो तो रद्द कर दी गई। देखिए मुस्कान जी, ये सार्क विदेश मंत्रियों की जो बातचीत होनी थी वो पाकिस्तान अरियल नहीं, वो सोचता है कि मैं तालिबान को अगर उसमें मौका दिला दूंगा
तो मैं अपने तरफ से एक मजबूती अपने आप के वजूद को बना लूंगा, और वो रद्द हो गया। कोई बात नहीं। आपने देखा ब्रिक्स में, एससीओ में, और रसा का सोच देखिए, ईरान का सोच देखिए, वो एक तरह से एक तरफा होता जा रहा है। अब ठीक है, पाकिस्तान वो अपना सार्क का जो चर्चा होना था, जिसमें कुछ अच्छी बातें माहौल बनाने में होती, उसको रद्द करा दिया, केवल अपने सोच और अपने अरियल रुख के कारण। लेकिन इसका असर क्या होगा? उन्हीं लोगों को नुकसान होगा जो कमजोर हैं आर्थिक रूपी से और दुनिया के और कारणों से। भारत पाकिस्तान के सामने बहुत मजबूत देश है, चाहे वो आप आर्थिक तौर पे देख लीजिए, आबादी देख लीजिए, या सामरिक दृष्टि से देख लीजिए। तो पाकिस्तान अभी हलचल में है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे सीडीएस रूस का यात्रा में है, उसके बाद हमारे एनएसए चीफ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ अमेरिका गए। कहने का मतलब, हम अपनी प्लानिंग को बेहतर ढंग से प्लान करके आगे बढ़ रहे हैं, और क्वाड के साथ जो हमारी मीटिंग और दबाव होगी, वो चीन को तो ऐसे ही कमजोर कर दिया है। उन्होंने 2-3 बयान दे दिया कि इस क्वाड के मीटिंग से कोई फायदा नहीं, ये केवल दुनिया के अंदर गुटबाजी हो रही है। लेकिन उसके अंदर एक डर हो गया। और आपको बताना चाहूंगा, पाकिस्तान अभी आतंकवाद से इतना परेशान है कि उसके हर दिन उनके फौजी मारे जा रहे हैं, चाहे वो टीटीपी के द्वारा हो या और किसी आतंकी छोटे मोटे संगठनों के द्वारा हो। ठीक है, वो हमारे यहाँ कुछ न कुछ नापाक हरकत करना चाहते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहे। अभी देखिए, जम्मू एयरपोर्ट पे, श्रीनगर एयरपोर्ट पे छोटे मोटे हमारे को कुछ न कुछ चीजें ऐसी मिल जा रही हैं जो साफ बताती हैं कि कश्मीर का प्लानिंग जो है वो पाकिस्तान के द्वारा, उनके स्लीपर सेल के द्वारा हो रहा है। ठीक है, हम पूरे हिंदुस्तान में अपने आंतरिक सुरक्षा में पूरी सतर्क है, लेकिन बाहर के तौर पे जो हमारे प्रधानमंत्री आज अमेरिका कल सवेरे 3:30 बजे पहुंचेंगे, तो वो अपनी पूरी एजेंडा को ताकत के साथ, और यूएस को ये बताना बहुत जरूरी है कि हम आपके मित्र हो सकते हैं, लेकिन हम अपने शांति और अपने सुरक्षा और अपने आर्थिक माहौल को कमजोर नहीं करेंगे। क्या तालिबान इस बात को समझ रहा है कि भारत के पास इतनी ताकत है जो संसद, नेशनल हाईवे और उनके बहुत से इंप्रूवमेंट उन्होंने की है और आगे भी करेगा। लेकिन पाकिस्तान अपने मंसूबे को पूरी तौर पे अंजाम देने के लिए तालिबान को कभी सार्क और कभी यूएनओ इसमें भड़का रहा है। लेकिन मैं आपको यकीनन बता सकता हूं, शाहीन जो उनका प्रवक्ता है, जिसको यूएन में उन्होंने डिब्यूट किया है, वो भी बहुत समझदारी से, बहुत सोचकर अभी अपने बयान दे रहे हैं। भारत के प्रति भी वो बहुत सोची समझी और बैलेंसेबल अपना बयान दे रहे हैं। तो मैं ये मान के चलता हूं, अमेरिका इस बात को समझ चुका है कि हम रसा से भी उतने ही अपनी नजदीकी बनाए हुए हैं, क्योंकि रसा हमारा पुराना मित्र है और हम उसको छोड़ने नहीं जा रहे हैं। तो दुनिया संतुलन और अपने माहौल को बराबरी में पैदल जा रही है, तो भारत भी इसके लिए सचेत है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। देखिए ललन जी, तालिबान को भारत से बातचीत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उसे अपना देश चलाना है तो उसे तमाम देशों के साथ मिलकर बातचीत करनी पड़ेगी और तमाम देशों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। क्योंकि हमने देखा, भारत ने जिस तरीके से अफगानिस्तान में तमाम चीजें की है, अफगानिस्तान को प्रगतिशील अगर बनाया है, तो कहीं ना कहीं भारत का उसमें बहुत अहम हाथ है। तो तालिबान को बातचीत तो करनी होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात अगर पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान क्यों आंखें मूंद कर बैठा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देता है, तालिबान को पीछे से सपोर्ट करता है, लेकिन तालिबान क्या करता है, उसी को मुंह की खानी पड़ती है पाकिस्तान को। तालिबान के सामने तालिबान ही पाकिस्तान के सैनिकों को मारता है, हमने देखा था अभी अफगानिस्तान में। अमेरिका जो है, जब रसा वहां पे था तो इन्होंने जिहादियों को हथियार दिया था, इसमें कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान को लगातार आर्थिक मदद से उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से तालिबान को सहायता पहुंचाया था। और उसके बाद अलकायदा का जो इंसिडेंट हुआ 9/11 पे, वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर, तो उन्होंने क्या किया, ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मारा और अलकायदा को वहां से साफ किया, लेकिन तालिबान भी उसके साथ। लेकिन फिर क्या हुआ, 20 साल के बाद वही बोरिया बिस्तर लेकर
यूएस जो है अपनी युद्ध नीति को सही बताते हुए वापस चला गया और लोगों के बीच में यह कहना शुरू किया कि हम अपने इस लंबे युद्ध को समाप्त कर दिए। लेकिन सच बात यह है कि वो जानता था कि पाकिस्तान को जो हम आर्थिक मदद दे रहे हैं वो तालिबान जैसे आतंकी संगठनों को मजबूत कर रहा है और उसका सोच था उस समय कि रसा को यहां से हटाया जाए, कमजोर किया जाए और वही हुआ। लेकिन आज पंजशीर लगभग वो दबाव में है, लेकिन क्या आज उसको मदद नहीं करनी चाहिए? दुनिया को उसको नहीं देखना चाहिए? सवाल तो है, मानवता ही नहीं है तो भाई मानव अधिकार की बात आप क्या बात करेंगे? अपने स्वार्थ के लिए कभी कभी सुपर जो कंट्री हैं वो ऐसी हरकत कर रहे हैं जो दुनिया को इसका अंजाम भुगतना पड़ रहा है। और भारत इस बार मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ यूएनओ के अंदर भी वो चीन पाकिस्तान को बेहतर ढंग से संवाद में बताएगा कि अगर आप आतंकवाद से हमारे को डिस्टर्ब करेंगे तो हम अपने बलबूते पे आपका जवाब देंगे। और जो पत्रकार साहब ने कहा कि जैसा न्यूटन का थर्ड लॉ प्रत्येक प्रतिक्रिया की समान एवं प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती है वैसा ही होगा। बिल्कुल, स्वार्थ की आपने बात कही और ये बहुत सही है। स्वार्थ तो देखिए वहीं पर दिखा अमेरिका का भी और तमाम अगर कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि तमाम देशों का भी, क्योंकि जब पंजशीर एक इकलौता ऐसा इलाका था जो पंजशीर के शेर जो वहां पर थे वो तालिबान से किस तरीके से लड़ रहे थे, क्योंकि उन्हीं ने एक कह सकते हैं कि एक अंगार जलाई जिसके बाद वहां पर महिलाएं भी निकली, तमाम प्रदर्शन हुए। लेकिन उस समय भी अगर अमेरिका चाहता, क्योंकि अमेरिका देश का नेतृत्व कर रहा है, पूरे दुनिया का नेतृत्व करता है अमेरिका, अगर अमेरिका चाहता तो पंजशीर के जो शेर थे जो उनसे लड़ाई कर रहे थे उन्हें समर्थन दे सकता था और कहीं ना कहीं पंजशीर घाटी को उस पर जो कब्जा हुआ उस कब्जे को बचा सकता था। विपिन जी, बात है, देखिए खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो पंजशीर के शेरों ने वो करके दिखाया जो अमेरिका और ये बड़े बड़े मुल्क नहीं कर पाए। तो अपने आप में एक ऐसी नजीर पेश करी कि जो वक्त गवाह भी बना और आने वाला वक्त उससे बहुत कुछ प्रेरणा लेगा। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि अब क्योंकि संतुलन बना के चलना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री वही बात को मद्देनजर रखेंगे कि यहाँ पर खुलकर एक तो ये बात बोलेंगे आतंकवाद, विस्तारवाद, कट्टरपंथ के बारे में, साथ में क्योंकि अर्थव्यवस्था को भी पटरी पे लेके आना है, क्योंकि बार बार हर एक मंच से प्रधानमंत्री इस बात को तवज्जो देते हैं, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड, वोकल फॉर लोकल। और सबसे बड़ी बात है आपने ग्लोबल मार्केट को फोकस करना है इस समय, तो तभी आपकी जो महत्वाकांक्षी योजनाएं है मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, उनको और बल मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर ये भी एक सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि कोरोना के बाद जब धीरे धीरे, क्योंकि ये साल तो हमने ये ठान लिया है कि 2021 का जो वर्ष है हमने समर्पित कर दिया कोरोना को, उसके बाद जब लॉकडाउन खोला भी गया तब भी हमने ये संकल्प लिया कि हम अब कोरोना से जीने की हमें आदत डालनी पड़ेगी और साथ में दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था को भी पटरी पे लेके आना है, जिसके कारण यहाँ पर लॉकडाउन खोला गया। तो ये अब वक्त है कि यहाँ पर दोनों चीजों का अब नजरें पूरी यहाँ पर देशवासियों की टिकी होंगी कि कैसे प्रधानमंत्री उस वैश्विक पटल पर जाकर हिंदुस्तान की बात करते हैं और क्या क्या लेके आते हैं देश में। जब वापस आएंगे 5 दिवसीय दौरे के बाद क्या क्या हासिल होगा, क्योंकि साथ में बोरिस जॉनसन जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, वो भी वहां पर, उनका भी दौरा है, तो ये वो भी आ रहे हैं वहां पर। तो वहां पर ये बहुत कुछ इस उम्मीदें हैं यहाँ पर, और हम लोगों को अपनी सोच भी सकारात्मक रखनी पड़ेगी और आशावादी हैं हम लोग, हमेशा रहे हैं और आशावादी रहेंगे। और अभी सबसे बड़ी बात है, ये वक्त हिंदुस्तान का है। बार बार हमें इस बात का संज्ञान लेना पड़ेगा कि जब एक वक्त वो था जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, $1 1 रुपए हुआ करता था। अब वही वक्त आ गया है कि हम लोग जब अगर हिंदुस्तान का पक्ष अच्छे मजबूती से रखते हैं तो यहाँ पर चीन का जो पर्दाफाश कर पाए, क्योंकि ये बातें अब आ रही है सामने अंतर्राष्ट्रीय पटल पे कि ये चेक्सिट का दौर शुरू हो गया है, कि जब बड़े बड़े मुल्क चीन से अपने व्यापारिक नातों से बाहर निकलेंगे, जिसका सीधा फायदा हिंदुस्तान को मिलेगा। और बशर्ते कि हम लोग उसके लिए तैयार बैठे रहें, हमारी सोच भी अच्छी रहे और यहाँ पर देशवासी बिल्कुल एक मंच पे खड़े रहे। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने बहुत बढ़िया बात बोली। उन्होंने बोला सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। एक अकेला प्रधानमंत्री क्या कर लेगा आप बताइए। यहाँ पर सबको प्रयास। टीकाकरण अभियान में भी देखा हमने, जो लोगों की भ्रांतियां थी कि टीका नहीं लगवाएंगे, ये कोई भाजपा के दफ्तर में तो टीका बना नहीं है। यहाँ पर ये समझाना था कि महान वैज्ञानिकों ने टीका का इजाद करा है, तो वहां पर हम लोग टीका हमारे खुद के हित के लिए, जब बार बार हर एक मन से एक बात बोली जाती थी, दवाई भी कड़ाई भी,
और यहाँ पर हमें सचेत रहने की भी आवश्यकता है। तो ये अब वक्त आ गया आत्मनिर्भर बनने का, स्वदेशी को अपनाने का, और तभी हम लोग देश को आगे ले जा पाएंगे और सारी बातें एक साथ चलेंगी। यहाँ पर अमेरिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं और जिस तरीके से वो अमेरिका कल पहुंचेंगे, उसके बाद 5 दिवसीय दौरा उनका रहने वाला है। आतंकवाद, कट्टरपंथ और सबसे अहम तालिबान पर किस तरीके से वो अपनी बात रखेंगे, ये देखना अहम होगा और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। ललन जी, आपके पास आना चाहूंगी। रुख भारत का मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या है फिलहाल। दीपक मित्तल जो राजनयिक है, उन्होंने तालिबान के स्पोक पर्सन से बातचीत की और उसके बाद कहा जा रहा है कि अनौपचारिक तौर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी उनसे बातचीत की है। देखिए, तीन चीज तो साफ है। हमारा भारत का जो एजेंडा और सोच है तालिबान के बाबत, पहला, आप आतंकवाद से अपने आप को मुक्त रखिए। आपके जो देश का माहौल है उसको एक लोकतांत्रिक तरीके से वहां पे चुनाव हो और बेहतर ढंग से आम लोगों को यह महसूस हो कि दुनिया का एक लोकतांत्रिक देश है। नंबर 2, हमारे विदेश मंत्रालय का और जो दोहा में अब्बास से बातचीत हुई थी उसमें साफ था कि किसी भी हालत में भारत के विरोध में कोई सुरक्षा या आतंकवाद का कोई एक्शन आपके जमीन से ना हो और ना ही आपका उनके साथ किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन हो। और तीसरी बात, हम हजारों करोड़ का आपके यहाँ निवेश किए थे। आपके लोग हमारे यहाँ शिक्षा, सांस्कृतिक और सामरिक सभी चीजों में बेहतर भविष्य बनाने के लिए लगातार लंबे समय से आते जाते हैं। हमारा और आपका एक संबंध है, उसको आगे भी बेहतर ढंग से चलाया जाए। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, हमारी इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में उनके बहुत ज्यादा कमीशन ऑफिसर तैयार किए गए हैं। वो इसलिए नहीं किए गए हैं कि कोई आतंकवाद से उनका रिश्ता था। उनके सुरक्षा और उनकी काबिलियत को मद्देनजर हमारी भारत सरकार उनको ये मौका देती थी। उसी तरह से अफगानी विद्यार्थियों को उनके सांस्कृतिक जो टीम है, उनके स्पोर्ट्स है, उनको बेहतर भविष्य और उनकी डेवलपमेंट के लिए हमारा आर्थिक रूप से भी भारत सरकार का मदद रहता है। तो भारत का बहुत साफ सोच है। विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय इस बात में चौकस है कि आपके साथ जो हमारी निवेश है वो कायम रहे और हमने जो वहां पे आर्थिक निवेश की है उसके अंदर किसी तरह की छेड़खानी न हो। और ये बात उन्होंने हमें विश्वास भी दिलाया है। लेकिन समस्या क्या है कि पाकिस्तान लगातार ऐसी सोच को बढ़ा रहा है जिसमें धार्मिक, जैसे कि उनके प्रवक्ता ने कहा कि हम कश्मीर के बाबत भी, क्योंकि वो मुस्लिम माहौल है, हम अपने आवाज को उठा सकते हैं। बातें यहीं बिगड़ जाती हैं। और इन सभी चीजों के मद्देनजर अगर यूनाइटेड नेशन में उनके प्रवक्ता को, शाहीन को मौका भी मिलता है तो इस बात का दबाव उनके ऊपर रहेगा कि भारत आपके फायदे के लिए सोच रहा है, ना कि आपको इस तरह से माहौल बनाना चाहता है जो पाकिस्तान कुछ समय के लिए बनाकर आपको बर्बादी के रास्ते में ले जाना चाहता है। मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि शीत युद्ध कोई भी अब नहीं करना चाहता, क्योंकि आज का जो समय है कोविड के बाद वो आर्थिक माहौल दुनिया की खराब हो चुकी है। अब हर आदमी, हर देश, हर कूटनीतिक और राजनीतिक सोच अपने आर्थिक माहौल को डेवलप करने की बातें भी अपने दिमाग और जहन में रखा है। तो जरूरी है कि हमारे प्रधानमंत्री सभी चीजों के ऊपर गहन तौर पे अपने संदेश को देंगे, अपने बातों को यूएस को समझाएंगे और इसका परिणाम चाहे वो सामरिक हो, आतंकवाद हो, अपना ऊर्जा हो, जलवायु परिवर्तन हो, कोविड हो, हमें अच्छा परिणाम मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, लेकिन सबसे अहम बात आपने कही ललन जी कि जब तालिबान के प्रवक्ता को अगर बोलने दिया जाता है तो सीधे तौर पर भारत पर वो दबाव बनाने की कोशिश करेंगे और भारत से तो वो बातचीत करने की कोशिश करेंगे। विपिन जी, आपके पास इस सवाल के साथ आना चाहूंगी। अगर तालिबान के प्रवक्ता को बोलने दिया जाता है तो वो भारत से बातचीत की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार बहुत बड़ी संख्या में, बहुत ज़्यादा मात्रा में कह सकते हैं कि हमारा आदान प्रदान भी होता है, वहाँ पर आयात निर्यात भी हम तालिबान से, अफगानिस्तान से करते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अफगानिस्तान में जो हमारा लाखों करोड़ों रुपए का
कह सकते हैं कि हमने प्रगतिशील उसको बनाया है, चाहे वहाँ की संसद हो या फिर BRDA द्वारा जो तमाम चीज़ें की गई है, उनका फिर आगे क्या होगा? अगर हम भारत अगर तालिबान से बातचीत में नहीं रखता, कोई भी संबंध नहीं रखता, तो उसके बाद इन तमाम चीज़ों का क्या? देखिए, ऐसी उम्मीद करी जा रही है कि तालिबानियों के साथ हम लोग वार्ता जरूर करेंगे, क्योंकि दरवाजे कभी बंद नहीं करने चाहिए। आपने देखा कि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन है? चीन है। भले ही हम बोलते रहे पाकिस्तान दुश्मन नंबर 1 है, असल मायने में असलियत ये है कि चीन दुश्मन नंबर 1 है। और चीन के साथ भी हमने 10 दौर की वार्ता करी है, मिलिट्री लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर, कॉर्पोरेट कमांडर लेवल पे हमने बातचीत करी है। और भली बात ही हम लोग जानते हैं कि चीन कभी पास नहीं आने वाला, लेकिन हमने फिर भी इस दुश्मन के साथ हमेशा वार्ता के दरवाजे, संवाद के दरवाजे खोल रखे हैं, क्योंकि ये बातचीत की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए, ये सिलसिला थमना नहीं चाहिए। और यही बात है कि यह तालिबानियों, भले ही दुनिया को पता है कि तालिबानियों की क्या मानसिकता है, क्या विचारधारा है और वो क्या करते आए हैं इतने सदियों से, लेकिन यहाँ पर ये वक्त है कि जब 21वीं सदी है, यहाँ पर चांद तारों पे जाने की बात करते हैं। चंद्रयान 2 का हमने कैसे लॉन्च करा, दुनिया के सामने है, एक नजीर पेश करी, हिंदुस्तान ने मिसाल कायम करी, लेकिन यहाँ पर हमें तालिबानियों के साथ ठीक है विपिन जी, लेकिन देखिए तालिबान का दोहरा रवैया और साथ ही साथ चीन की अगर बात करें तो दोनों ही चीजें यहाँ पर देखने को मिली। चीन में जिस तरीके से आपने चीन की बात की, जी एक सवाल है मेरा आपसे, चीन में जिस तरीके से युगर मुस्लिम्स पर अत्याचार किया गया, तालिबान ने उस पर यह बात कही कि युगर मुस्लिम्स वो उनका आंतरिक मसला है, शायद इसीलिए क्योंकि चीन सबसे बड़ा दुश्मन और आतंकवाद का कह सकते हैं कि बाप वो है, इसलिए वहां पर जो तालिबान है उसने वहां पर उनका आंतरिक मसला बता दिया। लेकिन दूसरी तरफ तालिबान ये बयान देता है कि पूरे दुनिया में अगर कहीं भी मुस्लिमों पर अत्याचार होता है तो तालिबान खड़ा है। देखिए, इसका उत्तर यही है कि उनकी PR मशीनरी, लगता है उन्होंने PR मशीनरी को से सलाहकार उनको बना लिया है और वही उनको ये सलाह दे रहे हैं कि कब क्या बोलना है, क्योंकि पहले तो बेतुकी बातें करते थे तालिबानियों के जो नेता थे, जो उनके जो प्रवक्ता थे, लेकिन अब जो है कम से कम उनको बोलने का सलीका आ गया है और इसलिए वो बड़े नापतोल के बात करते हैं कि कहाँ किसका विरोध करना है या किसका समर्थन करना है। चीनियों के उनको चीन से मदद मिल रही है तो निश्चित बात है कि वो उनको खामियां भी नजर नहीं आएंगी, उनको वो सब कुछ अच्छा लगेगा, ऑल इज वेल बोलेंगे और बोलेंगे ये उनका अंदरूनी मामला है, तो और इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल मुद्दा ये है कि हमारे लिए दुश्मन काफी है दो, जो चीन और पाकिस्तान। हाँ, LAC पे और LOC पे जो चुनौती बनी है वो काफी है। अगर हम तीसरा दुश्मन बना लें और यहाँ पर हम बोले कि खुले में उनका विरोध करना शुरू कर दें तो वो भी कहीं की समझ नहीं है। तो कूटनीति ये कहती है यहाँ पर विदेशी कि यहाँ पर हम लोग अपने दुश्मन, भले ही हमें पता है कि क्या उनकी मानसिकता है, लेकिन दरवाजे खोल के रखें ताकि अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी एक संदेश जाए कि हिंदुस्तान हमेशा अमन शांति चाहता है और वार्ता के लिए हमेशा दरवाजे हिंदुस्तान के खुले हैं। और यहाँ पर क्योंकि अभी कमला हैरिस के साथ भी प्रधानमंत्री की बैठक होगी तो बहुत कुछ उभर के आएगा कि क्या कैसे हम लोग अपना पक्ष रखते हैं। और जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की जो बैठक होगी आपस में 1 to 1 24 तारीख को, उसकी बहुत अहमियत है, क्योंकि यहाँ पर दोनों नेता भली भांति चलते हैं। एक सबसे पुरानी लोकतंत्र अमेरिका और हिंदुस्तान सबसे बड़ी लोकतंत्र विश्व की, तो दोनों ये जो शक्तिशाली नेता जब बैठेंगे तो बहुत कुछ ये उम्मीदें लगा रहे हैं हम लोग सब की, बहुत कुछ उभर के निकलेगा। और यहाँ पर क्योंकि देखिए अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी एक अच्छा संदेश जाएगा कि हम लोग इस समय तवज्जो किस चीज को मिलनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत हो गया कि जब आतंकवाद आपने देखा कि क्या, और इनको शह देने वाले कौन है इसके पीछे, ये इनका पर्दाफाश होना चाहिए। और ताकि, और क्योंकि हमने हिंदुस्तान ने एक अच्छा संदेश दिया था कि जब प्रतिबंध लगाया था चीनी ऐप्स पर तो वो दुश्मन भली भांति समझ गया था कि जब हमने फाइनेंशियल स्ट्राइक करी थी, एक सर्जिकल स्ट्राइक करी थी पाकिस्तानियों पे बालाकोट में जाकर, जब उसका जो मार हमने पाकिस्तानियों को दी उसकी गूंज चीन में जाके सुनाई दी होगी। और ये कहना कि सिर्फ पाकिस्तानियों को नींद नहीं आई हुई उस रात, लेकिन चीनियों को भी नींद नहीं आई हुई, उनको समझ आ गया होगा कि ये नया हिंदुस्तान है, एक नई सुबह का आगाज हो गया है। पाकिस्तान के वजीर आजम तो सिर्फ महज बोलते हैं नया पाकिस्तान, कटोरा लेके पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जाते हैं चंदा मांगने। और हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने सही मायने में एक नया हिंदुस्तान का जो सपना सजोया है अपनी आंखों में और देशवासियों के साथ साझा करा है, उसकी भी नींव रख दी है। और साथ में नया कश्मीर, एक नई सुबह का आगाज हुआ है जब उन्होंने इच्छा शक्ति दिखाते हुए 370 को हटाया, 35 को हटाया। इतने वर्षों से हमने देखा कि कश्मीर का जो युवा था वो गुमराह हो गया था, अपनी फौज को दुश्मन समझ बैठा था, पत्थरबाज बन गया था। सोचिए उन माँ बाप का क्या कसूर है कि जब आप उनको क्या बख्शेंगे जो जाके अपनी फौज पे पत्थर बरसाते हैं। तो उसके बाद ये इच्छा शक्ति दिखाई और भले ही गुपकार के कुछ नेता आके बोलते हैं नहीं पहले पाकिस्तान को
दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यहाँ पर अब वक्त आ गया है कि यहाँ पर हम समझ लें कि यहाँ पर एक स्वर में स्वर मिलाना पड़ेगा। अगर हम सबका अगर एक सपना है कि हमने हिंदुस्तान को वही उसी दौर में दोबारा लेके आना है कि जब एक शक्तिशाली देश भी बन के उभरे और साथ में वही स्वर्णिम दौर आए जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और सब कुछ है हमारे पास, जो हमारी नई महत्वाकांक्षी योजना है, अब वक्त आ गया कि हम उस पर अमल करें, बशर्ते कि यहाँ पर देशवासी भी ठाने अपना प्रयास करें। यही प्रधानमंत्री ने साफ बात बोली कि सबका प्रयास, उसकी भी आवश्यकता है। चीन की आपने जो बात की, अगर उसी बात को आगे बढ़ाएं ललन जी, उसी बात के साथ मैं आपके पास आना चाहूंगी। चीन पर जिस तरीके से विपिन शर्मा ने तमाम बातें कही, लेकिन हिंद महासागर में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से चीन का दबदबा बढ़ता जा रहा है। वहां पर जिस तरीके से ओगस्ट समझौता हुआ, उसमें तमाम जो 3 देश मौजूद रहे, उसके बाद अब भारत का स्टैंड क्या है उस पर? देखिए, बहुत साफ है, हिंद प्रशांत महासागर जो है, ये लंबे समय से जो अपना चीन है वो अपने आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने की तैयारी करता रहता है। उसका कारण क्या है कि वो उस इलाके को अपने दबाव में रखे और अपने व्यापार को बेहतर ढंग से डेवलप करता है, लेकिन वो समय चला जा चुका और इसी के लिए एक क्वाड, इसकी हिंदी में मतलब है चतुर्भुज सुरक्षा। अब वो चीन किसी भी तरीके से अपना दबदबा और बचाव नहीं रख सकता। लेकिन शर्मा साहब की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि आज हमारे प्रधानमंत्री वाशिंगटन में पहुंचकर और यूनाइटेड नेशन के महाधिवेशन में अपने संदेश देंगे, क्वाड के बाबत अपनी चर्चाओं को, अपने एजेंडे को इंप्लीमेंट करने का फाइनली उपाय करेंगे। लेकिन आज जरूरत एक और है। हमारे यहाँ फौज में बोलते हैं एक गोली एक दुश्मन, लेकिन सोचिए एक आईईडी का विस्फोटक हजारों आदमी की जान ले लेता है। तो उस समय गुपकार और उस टाइप के गद्दार नेताओं का बयान कहां चला जाता है जो मानवता की बात करते हैं, मानवाधिकार की बात करते हैं और वो सादत सिक्योरिटी फोर्सेस का भूल जाते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अब समय आ गया है कि हम अपने उन गद्दारों को भी, और अगर हमारे प्रधानमंत्री विदेश में जाकर हमारे देश के लिए संदेश दे रहे हैं, आतंकवाद को खत्म करने के लिए और देशों से मेल मिलाप कर रहे हैं, तो उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हमारे राजनीतिक दलों को साथ होना चाहिए। यहाँ पे सत्ता स्वार्थ नहीं, आपको जो स्वार्थ करना है वो अपने लोकतंत्र के दायरे में कीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री साहब, हमारे विदेश मंत्री, हमारे सीडीएस, हमारे जनरल जो कर रहे हैं, अगर दुनिया में अपने माहौल को बेहतर बनाने के लिए, तो आपके माध्यम से मुस्कान जी उसको साथ देना हम आम आदमियों को और सभी लोगों का फर्ज बनता है। लेकिन अगर कोई अभी जैसे सुना है कि मुफ्ती जी अब फिर से अभियान चलाने जा रही है 370-35A को फिर से लागू करने का, ये क्या है? जब हमारा देश, हमारा कश्मीरी भाई आगे बढ़ रहा है, हम एलओसी के ऊपर ताकतवर बन गए हैं, तो आप एक नया अभियान क्यों शुरू कर रही हो और इसको शुरू करने का मकसद क्या है? मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इन लोगों के ऊपर चिन्हित करके इनको कानूनी प्रक्रिया के द्वारा मजबूती से इनको दबाना है और आज इसकी जरूरत है। बिल्कुल, आपकी बातें बहुत सही है और इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए विपिन जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से जयचंद की बात एक बार फिर से की और ये जो सवाल है वो बार बार उठकर सामने आता है, क्योंकि वाकई हम जब तक खुद से नहीं लड़ पाएंगे, अगर हम खुद से ही लड़ते रहे तो हम फिर बाहरी देशों से लड़ कैसे पाएंगे। देखिए, चीन का एक बहुत पुराना बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंद महासागर जो है वो भारत का अंग नहीं है। इस तरीके के बयान, तालिबान पर ये जो चीजें हैं, इस पर हमारे देश से अगर समर्थन जाता है तो हम देश के जयचंद से कैसे लड़ेंगे। जिस तरीके से सपा सांसद शफीकुर रहमान, उन्होंने तमाम बयान दिए, उसके साथ ही मदनी साहब ने बहुत बड़ा बयान दिया था कि महिलाओं को एक साथ नहीं पढ़ाना चाहिए पुरुषों के साथ। इस तरीके के बयान जब तालिबानी सोच अगर भारत में आकर बैठने लग जाएगी तो फिर हम बाहर के तालिबान से लड़ कैसे पाएंगे। प्रधानमंत्री तो कई बार गए हैं पहले, ये ऐसा तो नहीं है कि पहली बारी कोई हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री बना है नरेंद्र मोदी। तो उसके पहले भी थे, इंदिरा गांधी जी थी, राजीव गांधी जी थे, वो भी अमेरिका के दौरे पे गए थे, रोनाल्ड रीगन थे जब राष्ट्रपति वहां पर।
तो इंदिरा गांधी जी गई, उसके बाद राजीव गांधी गए। तो ऐसा ही क्यों होता है कि अब 2014 के बाद ही सियासी चश्मे से हर चीज देखी जाती है? क्या लोगों को ये समझाने की आवश्यकता है? कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, कुछ वर्ग, एक